Hi everyone. So let's start with the chapter 4 of chemistry, that is chemical bonding. केमिकल बॉन्डिंग, देखो केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड समझने से पहले हम कुछ चीजें समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे पूरी पीरियोडिक टेबल आप देखोगे ना, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ इनर्ट गैसेस ही ऐसे एलिमेंट्स हैं, इनर्ट गैसेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एज इंडिपेंडेंट एटम्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। बाकी सब जितने भी आप ले लो, फ्लोरीन, फ्लोरीन या हाइड्रोजन, डी ब्लॉक में से उठाओगे तो Zn या फिर Cd, एफ ब्लॉक में से उठाओगे लेंथेनाइड, एक्टिनाइड्स, कुछ भी ले लो, बाकी जितने भी एक्सेट्रा एक्सेप्ट नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस या जो नोबल गैसेस, पहले इनर्ट गैसेस कहते थे अब उन्हें नोबल गैसेस कहने लगे हैं, तो इनर्ट गैसेस या जो नोबल गैसेस होती हैं वही ऐसे एलिमेंट्स हैं पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कि इंडिपेंडेंटली एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी ये सब कुछ ये कैसे होते हैं, ये ना मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। जैसे फ्लोरीन है, अब फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन आप ऐसे नहीं लिखोगे एफ, ये गलत है, ये एफ ऐसे होता ही नहीं है, ये हमेशा किस F2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये लिखना गलत होता है, ऐसे एग्जिस्ट करता है, कैसे H2, ठीक है, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। व्हाट इज दिस, ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, इस तरीके से जैसे कि Cl2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स हमें पता है, हमने फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाली क्लास के अंदर, कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दीज आर क्लस्टर ऑफ एटम्स, क्लस्टर ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम्स को मिला करके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। हमें पता है मॉलिक्यूल्स किसके बनते हैं, क्लस्टर ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम्स को जब आप मिलाओगे तो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब एक चीज और देखो, एटम से मॉलिक्यूल सिर्फ तभी बनेगा जब वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा और उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। कोई भी, जैसे सपोज हम लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को प्लस करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस हमें रिलीज होगी, है ना। ये हाइड्रोजन गैस तभी बनेगी जब इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज होगी और ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये जो मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इसकी एनर्जी, इन दोनों एटम्स की एनर्जी से हाई होगी तो हाइड्रोजन गैस या कोई भी ऐसा कंपाउंड या मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। तब कब बनेगा ये ऐसा मॉलिक्यूल या कंपाउंड, जब इसकी एनर्जी कम होगी और ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू जिनसे वो बन रहा है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें मतलब वैसे तो पता होते ही हैं, पर इसको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 2-3 पॉइंट पता होना जरूरी थे, ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। देखो, जो केमिकल बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड होता है फोर्स बिटवीन टू एटम्स, फोर्स बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच का जो फोर्स होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। सपोज हाइड्रोजन का ही सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का, जैसे कि हाइड्रोजन एटम एक ये है और एक हाइड्रोजन एटम ये है, इनके बीच का जो ये फोर्स है, जो कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स को जिसने पकड़ के रखा हुआ है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। दिस इज नोन एज केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड का समझ में आएगा मतलब क्या होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, केमिकल बॉन्ड के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। केमिकल बॉन्ड के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का। कैसे, हाइड्रोजन का ही केस लेते हैं तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z, तो हाइड्रोजन का जो Z होता है वो 1 होता है, इसलिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब अब ये जो है इनके बीच में बॉन्ड बन चुका है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये इस वाले, इसका जो ये एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ शेयर कर रहा है बॉन्ड, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसके अंदर, केमिकल बॉन्ड के अंदर। अब जब केमिकल बॉन्ड बनता है ना तो एनर्जी डिक्रीज होती है, एनर्जी डिक्रीजेस। जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है, एनर्जी डिक्रीजेस। और एनर्जी जो होती है, आपको पता होना चाहिए, जो एनर्जी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के जो आपकी एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ही कम बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, उतना ही बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग कम बनेगा, ठीक है। एनर्जी डिक्रीज हुई, अब एनर्जी कम हुई तो इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज्यादा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज्यादा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगी, इसका मतलब इंक्रीज होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड का मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ,
ठीक है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन हुआ। और इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या आ गई, स्टेबिलिटी आ गई। तो जो हमारा ये जो हाइड्रोजन स्टेबिलिटी, ठीक है, जो हाइड्रोजन ये जो बना हमारे पास एक किसके इक्विवेलेंट है, हाइड्रोजन गैस के इक्विवेलेंट है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के इक्विवेलेंट है। तो ये जो बना है क्या है, स्टेबल है। तो दोबारा से समझिए अगर केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है। केमिकल बॉन्ड होता है फोर्स बिटवीन दो एटम्स, दो एटम्स के बीच का जो फोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का, एनर्जी डिक्रीज होती है। जैसे ही दो एटम्स कंबाइन करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो एनर्जी डिक्रीज होगी। एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज हुई तो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इंक्रीज हुई, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इंक्रीज हुई। अब बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, इसका क्या मतलब होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना तो क्या आई, स्टेबिलिटी आई। तो जो हमारे पास ये बना वो क्या हुआ, ये स्टेबल बना, इसलिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन सपोज ऐसे सिंगल एटम थे ना, वो स्टेबल नहीं थे, पर जैसे ही उन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया, तो ये क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। पर ये दोनों क्या थे, अनस्टेबल थे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पूरा केमिकल बॉन्ड। अब जो बॉन्ड्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, हमने केमिकल बॉन्ड का मतलब समझ लिया, क्योंकि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका मतलब तो पता होना जरूरी है। तो अब हमने केमिकल बॉन्ड का मतलब तो समझ लिया। अब हम अपना मेन टॉपिक पर आते हैं। देखो, जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड्स होते हैं आपके दो टाइप के। एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होता है वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की जो एनर्जी होती है ना, वो किसके इक्वल होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की एनर्जी इक्वल होती है 200 किलो जूल पर मोल के इक्वल। ठीक है, और वीक बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, 2 से 42 किलो जूल पर मोल के इक्वल होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है, 200 किलो जूल पर मोल होती है, और जो वीक बॉन्ड की एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 2 से 42 किलो जूल पर मोल के इक्वल होती है। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं वो चार टाइप के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है एक आपका, और एक होता है मेटेलिक बॉन्ड। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गए वो कितने टाइप के होंगे, चार टाइप के। जो वीक बॉन्ड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है वंडरवॉल्स फोर्सेस। ठीक है, तो ये होते हैं। ठीक है, तो अब आयनिक बॉन्ड के वैसे तो मैं दूसरी एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगी आयनिक बॉन्ड के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर डिटेलिंग की जरूरत है। पर वैसे हम समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के बारे में हम दूसरी वीडियो में देख सकते हो आप। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की भी एक अलग से वीडियो बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडरवॉल फोर्सेस की भी। तो इन सब की वीडियो वैसे हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा ऐसे ही, कि आयनिक बॉन्ड किसके बीच में होता है। आयनिक बॉन्ड होता है, जैसे आयनिक बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल, मेटल मैंने लिया Na और जो नॉन मेटल मैंने लिया Cl, तो NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। इनके बीच में कैसा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, किसके बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड है, अब अगर हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हम तभी डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड होगी, तब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड का देखना। अच्छा, मेटेलिक बॉन्ड किसके बीच में होता है, ऑफ कोर्स मेटेलिक, हमें पता ही चल रहा है, मेटल के बीच में जो बॉन्ड, मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, वैसे वो दो टाइप के होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। देखो, पोलर जिसके अंदर पोलैरिटी आएगी, पोलैरिटी मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जिसमें डिफरेंस आ गया, जैसे ये हो गया एक्सेट्रा। नॉन पोलर जैसे कि ये क्लोरीन हो गया, सिंपल फ्लोरीन हो गया। ठीक है, पोलैरिटी किसके अंदर रहेगी, जैसे HCl है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, HCl है। HCl के ऊपर अंदर क्या होता है, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता
है ना, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर हमने डिस्कस किया था ना, तो जो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है इस वजह से, ठीक है। तो HCl जो होता है वो पोलैरिटी होती है, इसके अंदर नॉन पोलर, इनके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं होती। तो अब ये हो गया आपके बॉन्ड के बारे में। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, वंडरवॉल फोर्सेस, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि केमिक जैसे एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, बॉन्ड बनते क्यों है, एटम्स को कंबाइन करने की क्या जरूरत पड़ेगी। तो हम जो टॉपिक है वो है कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। फर्स्ट, सबसे पहला जो कॉज होता है केमिकल कॉम्बिनेशन का वो है कि टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, ताकि मिनिमम एनर्जी मिल सके, मिनिमम एनर्जी मिल सके। देखो ये न्यूक्लियस है सपोज, और ये क्या है, एटम। ये भी न्यूक्लियस है और ये भी एटम है। अब हमें पता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन होती है, ठीक है। जो ये वाला न्यूक्लियस है और जो ये वाला दूसरे वाला न्यूक्लियस है, इनके बीच में रिपल्शन होगी। क्यों? क्योंकि दोनों किसके बने हुए, दोनों के अंदर प्रोटॉन्स हैं, और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इनके अंदर क्या है, देखो न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, पर न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता। ये प्लस प्लस है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस प्लस है, तो प्लस पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे तो रिपल्शन होगी न्यूक्लियस के बीच में। अब यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स और इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्शन होगी। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्शन होगी, ठीक है। न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी। और अट्रैक्शन किसके बीच में हो रही है, इन दोनों के बीच में। जो ये वाला न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन हो रही है। इसके अंदर भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन हो रही है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन हो रही है। और किसमें हो रही है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर सकता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इन केस अगर नेट जो अट्रैक्शन है, नेट अट्रैक्शन है सपोज, वो ग्रेटर हो जाती है रिपल्शन से, नेट रिपल्शन से। अगर नेट अट्रैक्शन नेट रिपल्शन से ग्रेटर हो जाती है तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो जो सिस्टम की एनर्जी होगी, ऐसे लिख सकते हैं हम कि जो सिस्टम की एनर्जी होगी ना, सिस्टम की एनर्जी वो डिक्रीज हो जाएगी। एनर्जी डिक्रीज, एनर्जी भी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होगी सिस्टम की वो डिक्रीज कर जाएगी। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी तो जो दो एटम्स थे उनके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगी, जिसके वजह से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो वैसे तो न्यूक्लियस और अगर सपोज ये दो एटम्स है, इसका A है और ये B है, ये आपस में कांटेक्ट में लाए जा रहे हैं, तो इनके बीच में न्यूक्लियस रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, पर अट्रैक्शन भी हो रही है, इन दोनों में अट्रैक्शन हो रही है, इन दोनों में अट्रैक्शन हो रही है, इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हो रही है, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन हो रही है ना। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि नेट रिपल्शन ज्यादा हो जाए अट्रैक्शन से, तो बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। पर अगर नेट अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन नेट रिपल्शन तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से आपका जो है वो बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, बॉन्ड विल फॉर्म, ठीक है। तो ये होता है कि इस तरीके से एनर्जी डिक्रीज आती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है। आपको एक बात पता होना चाहिए, जब भी कोई बॉन्ड बनता है ना तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी इज रिलीज्ड। ऐसे कह सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब कि क्या, कि जो आपका डेल्टा एच होता है वो नेगेटिव होता है। डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव। मतलब कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है, जब भी एच थे ना और इन्होंने क्या बना दिया था, सपोज अलग अलग एटम्स थे, ठीक है, इन्होंने क्या बना दिया था, हाइड्रोजन, तो जब ये बना तो एनर्जी क्या हुई, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। डेल्टा एच इसके लिए क्या आया, नेगेटिव आया। तो जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद इसका एक डायग्राम होता है, जैसे हम प्लॉट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को देखो,
अब यहाँ पे है ना हम मॉलिक्यूल्स दिखाएंगे कि सेपरेटेड है या नहीं। देखो एक तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लो और एक ये यहाँ पे लो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसके अंदर हम मॉलिक्यूल्स दिखाएंगे। मतलब अब जैसे सपोज ये तो है, ये ऐसे बिल्कुल बॉन्ड इनके बीच में बना हुआ, कंप्लीट ओवरलैपिंग हो रखी है। ये क्या है, ये आपस में अभी बॉन्ड बना नहीं है, सिर्फ कांटेक्ट में आया है। और ये क्या है, ये बिल्कुल ही अभी सेपरेटेड है। ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, इनके बीच में नहीं। अब देखो, ठीक है, अब जैसे हो गया, अब देखते हैं। देखो जब बॉन्ड बनेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, है ना, डिक्रीज करेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। अब क्या होगा, जैसे ये कांटेक्ट के अंदर आएंगे, देखो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज तो इसी में करेगी, बाकी में क्या होगा, फिर एनर्जी इंक्रीज करेगी। एनर्जी इंक्रीज करेगी ना, क्यों, क्योंकि बॉन्ड तो बन नहीं रहा है, बॉन्ड बनता है तभी तो एनर्जी डिक्रीज होती है। अब बॉन्ड बन नहीं रहा, अब इसके अंदर तो बिल्कुल भी बॉन्ड नहीं बन रहा। तो इस तरीके से ये जो होता है आपका, ये डायग्राम होता है टू रिप्रेजेंट की हाँ इस तरीके से जो है ये जब बॉन्डेड थे, जब ये कांटेक्ट में आए थे और जब ये सेपरेटेड थे। जब बॉन्ड बन गया था, अभी हमने देखा बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज होती है। तो एनर्जी क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, फिर एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि बॉन्ड तो बन नहीं रहा, अभी तो कांटेक्ट में है, और फिर क्या हुई, वो कांस्टेंट चलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं। और कोज क्या था, कोज क्या था, केमिकल कॉम्बिनेशन का टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, ताकि मिनिमम एनर्जी मिल सके। मिनिमम एनर्जी हो सकेगी, फिर सिस्टम जो होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और बॉन्ड आराम से बन जाएगा। जो सेकंड कोज होता है इसका, वो है टू एक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए भी जो है केमिकल कॉम्बिनेशन का ये जो बनता है। ठीक है, अब कैसे होता है वो देखते हैं। देखो एटम्स जो होते हैं ना, वो कंबाइन करते हैं और क्या मतलब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बनाने की कोशिश करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही, ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के अंदर, ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग के अंदर सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, देखो ग्रुप 1 के अंदर क्या था, NS1। NS1 क्या थी, इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। ग्रुप 2 की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी NS2। तो यही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। कहने का सपोज हम है ना Na की ऐसे लिखते हैं, जैसे इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो अब क्या है, कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये पार्टिसिपेट करेगा, जो अंदर के, क्योंकि वो तो कंप्लीटली फिल्ड है ना। जो कंप्लीटली फिल्ड है उन्हें तो कोई जरूरत ही नहीं है पार्टिसिपेट करने की। इसके अंदर देखो ये हमने डिस्कस किया था कि जो बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल होते हैं उसके अंदर 8 18 या फिर फुल्ली फिल्ड होना चाहिए, है ना, फुल्ली फिल्ड होना चाहिए। अगर फुल्ली फिल्ड होता है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करती बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। अब ये इसके अंदर 2 है, डुप्लेट कंप्लीट है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, कंप्लीट है। ठीक है, अब इसके अंदर है, इसके अंदर क्या आने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए या 18 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, पर ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो बाहर जो वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग के अंदर। जैसे NS2 NP6 जो होते हैं, अगर सपोज नोबल गैसेस की बात करें, उसकी बात करते हैं आर्गन की। देखो आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 20 एटॉमिक नंबर होता है। ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो 20 क्यों होता है, सॉरी एक मिनट, देखो आर्गन का छोड़ो, हम ऐसे लेते हैं, हीलियम का देखते हैं, हीलियम का देखते हैं। हीलियम है, हीलियम का क्या होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। अब इसका तो कंप्लीट है, 2 डुप्लेट कंप्लीट है इसका, है ना, इसको कोई जरूरत ही नहीं है ना ही पार्टिसिपेट करने की बॉन्ड फॉर्मेशन की, ना ही इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना ही इसको इलेक्ट्रॉन देना है। ठीक है, अब सपोज जैसे हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है, रेडोन है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या होती है, सारी नोबल गैसेस होती हैं। ठीक है, इनको कोई जरूरत नहीं होती। इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, NS2 NP6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके पास कंप्लीटली फिल्ड शेल है, तो इन्हें बॉन्ड फॉर्मेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कि एक ऑक्टेट रूल होता है, तो मेन होता है एक्वायर नोबल गैस, क्योंकि बाहर वाली सपोज
फिल्ड हो जाएगी, फुल्ली फिल्ड हो जाएगी, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए मतलब जिनकी नहीं होती है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनको बनाने में ये इसलिए वो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। जैसे Na है, Na बॉन्ड बनाएगा, क्यों? क्योंकि उसके पास 281 है बाहर, उसका कंप्लीट नहीं है। अब हम बात करते हैं ऑक्टेट रूल की, कि ऑक्टेट रूल होता क्या है, जो हम ये 28 देख रहे हैं क्या है। देखो ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल जो होता है फॉलोड हो सकता है 3 सिचुएशन के अंदर। 3 सिचुएशन के अंदर ऑक्टेट रूल फॉलो किया जा सकता है, या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। देखो अगर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अनइक्वल शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन की, जैसे कि HF के अंदर अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, है ना, अनइक्वल शेयरिंग के अंदर, या फिर HF छोड़ो आप दूसरा एग्जांपल हो O3 हो गया जैसे कि, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे कि NaCl के अंदर हो गया, इनके अंदर भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके से जो होता है ऑक्टेट रूल को फॉलो किया जा सकता है। अब एक साइंटिस्ट थे लुइस, उन्होंने ही ऑक्टेट रूल दिया था, लुइस ऑक्टेट रूल जिसे हम कहते हैं, लुइस ऑक्टेट रूल, ठीक है। उन्होंने ऐसे कहा था कि जो एलिमेंट होता है ना, वो हमेशा अपने आउटर मोस्ट में फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करता है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं कि एवरी एटम हैज टेंडेंसी टू एक्वायर noble gas इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हर एक एटम के पास टेंडेंसी होती है कि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करे, या फिर अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करें, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। इनको छोड़ के हाइड्रोजन एंड लिथियम सॉरी, इनका क्या होता है, डुप्लेट ही कंप्लीट होता है, इनका डुप्लेट ही कंप्लीट हो पाता है। इस तरीके से हाइड्रोजन एंड जो लिथियम होते हैं वो अपना डुप्लेट ही कंप्लीट कर पाते हैं, और वो ऑक्टेट रूल को कभी भी फॉलो नहीं करते, ठीक है, हाइड्रोजन एंड लिथियम। अब जो होता है, सपोज किसी इलेक्ट्रॉन के पास बाहर में आउटर मोस्ट शेल में फुल्ली फिल्ड नहीं है, जैसे कि Na का एग्जांपल लेते हैं, इसके पास 281 है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसको तो ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, ऑक्टेट रूल फॉलो करना है मतलब इसको तो स्टेबल होना है, क्योंकि अभी ये क्या है, अभी ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इसके बाहर जो है, इसके बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके बाहर आउटर मोस्ट शेल के अंदर पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फुल्ली फिल्ड होता, तो हम कह देते कि ये स्टेबल होता, तो अभी तो ये अनस्टेबल है। तो अब ये इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो फिर क्या बच जाता है, 2 8 बच जाता है, बाहर 8 आ जाता है, चलो वो ठीक हो जाएगा। या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, अब 7 इलेक्ट्रॉन लेता है तो भी इसके पास 2 8 8 हो जाएगा, वो भी ठीक है। पर अब देखते हैं कि एनर्जी किसके अंदर रिक्वायर्ड होगी। देखो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है तो उसमें कम एनर्जी की जरूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन लेने में तो बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने में उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी 7 इलेक्ट्रॉन को लेने में रिक्वायरमेंट है। इसलिए ये क्या करता है, Na एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है। Na एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और क्या बन जाता है, Na पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। Na एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और क्या बन जाता है, Na पॉजिटिव बन जाता है। हाँ अब ये स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसके पास 2 8 आ चुका है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो टेंडेंसी जो होती है एटम की टू एक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, वाटर का, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 1, इसका कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, पर कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, 6 ही करेंगे, क्योंकि बाहर वाले करते हैं पार्टिसिपेट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये करेंगे। अब क्या हुआ, देखो अब देखना, अब ये क्या करेंगे, ये ना शेयरिंग करेंगे। अब जैसे इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है तो इसने अपने ये डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, इसने अपने डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। अब इसको कितने, इसके पास तो ऑक्सीजन के पास तो 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये क्या करेगी, ये दोनों को ले लेगी, इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेगी और इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेगी और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगी। अब ये पूरा का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है, तो हाँ अब ये ऑक्टेट रूल फॉलो इसके अंदर हो चुका है, ठीक है।
अब जैसे कि सपोज हम BeCl2 का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ बेरिलियम, यहाँ क्लोरीन, यहाँ, ठीक है। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, तो 2 ही पार्टिसिपेट करेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखते हैं, देखो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब 8 होगी, है ना। अब बेरिलियम क्या करे? अब बेरिलियम कैसे करेगा? देखो बेरिलियम के पास 1 2 तो है ही, अब ये क्या करेगा? ये 2 और ले लेगा यहाँ से, और ये 2 और ले लेगा यहाँ से। पर अब क्या इसका ऑक्टेट रूल फॉलो हो पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है इसका ऑक्टेट रूल, तो ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है? देखो इसके पास ये तो थे ही, एक तो था ही इसके पास, है ना, एक तो इसके पास खुद का ही था, तो इसने क्या किया? सॉरी, इसने जब एक एक शेयर करेगा, ठीक है, एक एक जब इसने शेयर करेगा, तो अब देखो, अब इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं पा रहा, इसके पास तो 1 2 3 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है ना, और इसके चलो इस Cl का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, पर बेरिलियम का तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ही नहीं। तो यहाँ जो है ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो पा रहा था, पर हाँ कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो हो पा रहा था। तो अब हम देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या थे ऑक्टेट रूल की, ये ऑक्टेट रूल कहाँ कहाँ फॉलो नहीं हो पा रहा था। लिमिटेशंस, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के लिए नहीं फॉलो हो पा रहा था। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो सिस्टम थे ना, उनके लिए ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो पा रहा था। जैसे कि हम बात करते हैं जिनके पास इनकम्प्लीट, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह लो या इनकम्प्लीट ऑक्टेट कह लो, उनके पास ये था जो ये रूल नहीं फॉलो हो पा रहा था। इसका मतलब क्या है? जिसके पास सेंट्रल एटम विच हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं ना, वो वाला सेंट्रल एटम जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वो फॉलो नहीं कर पाता इन देयर आउटर मोस्ट शेल। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल के उसमें लेते हैं हम BCl3 लेते हैं। देखो बोरोन Cl, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कितने? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके, पार्टिसिपेट करेंगे 1 2 3। क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये तो एक एक ले लेंगे अपना, इनको तो एक एक की जरूरत है, इन्होंने तो ले लिया, अब इन्होंने तो ले लिया एक एक इलेक्ट्रॉन अपना। अब बोरोन क्या करे? अब बोरोन क्या करेगा? इससे एक एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसने क्या किया? अब बोरोन के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, और इसका लो तो 1 और 6, ठीक है। तो बोरोन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है ना, पर ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। बोरोन के पास अब कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, पर होने कितने चाहिए थे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग? 8 होने चाहिए थे। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि हम AlCl3 के अंदर अगर आप बना करके देखोगे, या फिर BCl3 के अंदर आप बना करके देखोगे, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जहां पर ऑक्टेट रूल मतलब सेंट्रल एटम जिसके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वहां पर आपका ये रूल फॉलो नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं, और जो सेकंड जो इसका था वो था सेंट्रल एटम विच हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, विच हैज मोर देन, मतलब कि हाइपरवैलेंट जब कंडीशन थी। हाइपरवैलेंट कंडीशन के अंदर, हाइपरवैलेंट कंडीशन का क्या मतलब है कि एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, इसका मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था? सेंटर एटम जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, विच हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं SF6 की, करते हैं SF6 की, देखो S सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, इसके यहां दिखाओ, 1 2 3 4 5 6।
फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे ही करते हैं। फ्लोरीन है, अब फ्लोरीन के बाहर कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको तो एक ही और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया। सिमिलरली इसने भी ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, 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 और इसने भी ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। क्योंकि फ्लोरीन के पास बाहर कितने थे? देखो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, 7 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे तो 7 हमने रिप्रेजेंट कर दिए थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। इसको एक की जरूरत थी ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, इसने एक ले लिया। अब सल्फर क्या करे? अब सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसका ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है, सपोज जैसे इसको यहां दिखा दो, तो अब अगर सपोज सल्फर इसका एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अब सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सल्फर के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। चाहिए कितने थे? ऑक्टेट के अकॉर्डिंग 8 चाहिए थे, हो कितने गए? 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसके अंदर क्या हुआ? एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो गया, मतलब सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि PCl5 है, PCl5 है, या फिर आपका IF7 है, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जिसके अंदर आपको ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस भी बहुत सारे थे, जैसे कि एक होता है सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, वो तो कंप्लीटली फिल्ड होता है, लेकिन है ना, मतलब जैसे जो आपका कैटायन होगा ना, जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर, कैटायन विच हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, जिस कैटायन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, या फिर फुल्ली फिल्ड शेल होगा, ठीक है, पर उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, बट कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट, उसकी कॉन्फ़िगरेशन NS2NP6 नहीं होगी, कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट NS2NP6, इसकी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। जैसे कि गैलियम का एग्जांपल लेते हैं। गैलियम का कितना होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। गैलियम 3+ अगर हम लेते हैं, है ना, गैलियम 3+ अगर हम लेते हैं तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहाँ पे सॉरी ये तो 10 ही हुए हैं, ये 8 है यहाँ पे, ठीक है। अब कितने हो गए यहाँ पे? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए अगर हम गैलियम 3+ कैटायन का बना रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये जो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो NS2NP6 नहीं है, जो कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी। अब यहाँ तो NS2NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं, पर इसका शेल तो कंप्लीट है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे, जिसके जैसे सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो वाले कैटायन जिसका फुल्ली फिल्ड शेल है पर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये सारे के सारे जो थे लिमिटेशंस थे, मतलब ऑक्टेट रूल ने कुछ तो बताया था केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, पर उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी थी, ठीक है। अब हम कोवेलेंट बॉन्ड का और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो इजी सा ही है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड एक टाइप ऑफ शेयरिंग बॉन्ड होता है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है बिटवीन टू एटम्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को क्या कहते हैं? हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के अलावा जिसका डुप्लेट कंप्लीट होता है वो हमें पता है। जैसे कि सपोज हम उसकी बात करते हैं, O2 की बात करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ठीक है, तो कितने बाहर रह गए? 1 2 3 4, और यहाँ कितने रह गए? 4 1 2 3 4। यहाँ अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करो, 1 2
3 4। ठीक है, तो ऑक्सीजन के जैसे ऑक्सीजन का हो गया ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, या फिर नाइट्रोजन क्या हो गया, नाइट्रोजन का N N कितने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इसको कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको, तो क्या करेगा 3 बॉन्ड बना देगा 1 2 3। ठीक है, और बाहर कितने रह जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे नाइट्रोजन का हो जाता है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, देखो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर तो कितने बॉन्ड बनेंगे ये देखते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं 2 तो 1 बॉन्ड बनेगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, देखो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 शेयर हो रहे हैं तो कितना बॉन्ड बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, शेयर हो गए 1 बॉन्ड बन गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब 4 हुए तो 2 बॉन्ड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हुए तो 2 बॉन्ड बने। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 6 होंगे तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जो होता है बॉन्डिंग होती है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो इस तरीके से बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन के अंदर कितने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो 2 बॉन्ड बन गए, नाइट्रोजन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो 3 बॉन्ड बन गए। तो इस तरीके से ये क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंसी वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोवेलेंसी थोड़ा ऐसे उसके अंदर वेरिएबल वैलेंसी वाला टॉपिक भी आएगा। ठीक है, अब जैसे देखो सपोज ये जैसे ऑक्सीजन का बना के खाते, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन थी, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, बाहर 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब इस ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या करेगा 2 के साथ बॉन्ड बना देगा, इसको भी क्योंकि 2 चाहिए थे, क्योंकि 6 थे ना, तो इसको भी 2 चाहिए थे, इसने भी 2। तो अब कितने रह गए 1 2 3 4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4। सिमिलरली 1 2 3 4 इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4। इस तरीके से ये आया। ठीक है, सेम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 5। नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितने चाहिए, 5 थे, 3 और चाहिए तभी वो बनेगा ना, बॉन्ड बनेगा। अब 1 2 3 4 5 6, इसको कितने चाहिए थे, नाइट्रोजन को 3 और चाहिए थे, तो इसने 3 के साथ शेयर कर लिया। सिमिलरली इस नाइट्रोजन को भी 3 चाहिए थे, इसने 3 के साथ बॉन्ड बना लिया। कितने बच गए, 2 बच गए इस नाइट्रोजन पर भी, और इस नाइट्रोजन पर भी कितने बच गए, 2 बच गए। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आया। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को बनाना, क्योंकि स्ट्रक्चर भी है इस चैप्टर में कि कैसे स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन और ये वीबीटी एमओटी ये सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक ये इतना काफी है। ठीक है, और हमने जो आज की क्लास में पढ़ा ये टाइप ऑफ द इंट्रोडक्शन ही है चैप्टर का। कोवेलेंसी अभी हम पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद हम लास्ट में वीबीटी एमओटी करेंगे। ठीक है, पहले बॉन्डिंग का जो मेन बॉन्ड का टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके।